जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्क्वायर यूनिवर्सिटी पे आप लोगों का फिर एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अपनी स्टडी के अलावा टाइम निकाल कर ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैं पिछले लगभग 1-1.5 महीनों से कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अपडेट नहीं की है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सी-टेट कैसे पास किया जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आपका सी-टेट एग्ज़ाम चलने वाला है। आज जो डेट है 6 दिसंबर हो गया है, मतलब बहुत कम दिन है। अगर देखा जाए तो 4 प्लस वो 6 10 दिन है। आज तो ख़त्म ही होगा। लगभग 10 दिन आपके पास टाइम बचा है जिस दिन आप ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो इतने कम दिनों में अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको अगर 2-3 दिन पहले भी देख रहे हैं या 2 दिन पहले भी, 1 दिन भी पहले देख रहे हैं, तो मैं इतने गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाली हैं, अगर उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि आप ये वीडियो को अगर लगभग 2 दिन पहले भी ये आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं, तो मैं पूरे वादे के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो चीज़ें मैंने इसमें अपडेट की है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि पास तो हो ही जाएंगे। एटलीस्ट 90 नंबर, 90, 95, 100 नंबर तो आ ही जाएंगे किसी भी कीमत पे। फेल तो नहीं ही होंगे। तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सी-टेट में उन लोगों को जाननी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ तथ्य मैंने दिया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ है। जो सी-टेट का पेपर होता है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका होता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, पहला है नकारात्मक और सकारात्मक। ये नकारात्मक और सकारात्मक क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखा होगा तो कुछ नकारात्मक चीज़ें, जैसे नकारात्मक में हतोत्साहित करना। अगर बालक को आप हतोत्साहित कर रहे हैं, मतलब डीमोटिवेट, हतोत्साहित का मतलब होता है डीमोटिवेट करना। जब आप बालक को हतोत्साहित करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो अधिगम नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। अगर आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं जब आप उसको, तो वो बालक के सीखने में और अच्छी गुणवत्ता आएगी और वो और भी अपने एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें हो गई हैं। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि नकारात्मक तथ्य क्या है। हमने नकारात्मक इसलिए बता रहा है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अब क्या हो रहा है कि 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इनमें से क्या नहीं होगा। पहले क्या पूछता था, ट्रेंड चलता था कि इसमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से क्या नहीं होगा। तो ये नहीं का जो है अक्सर यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने नकारात्मक तथ्यों को पहले लिया है। देखिए, पहला इसमें दिया गया है, ध्यान से पढ़िए अब। जहाँ याद करने व रटने की बात हो रही हो, दिमाग में बैठा लो, ये नकारात्मक बिंदु हैं। इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। मतलब क्वेश्चन पेपर में जहाँ भी बच्चे को जब सिखाया जाता है या कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ रटने की बात हो रही हो और मान लीजिए याद करने की बात हुई, रट कर याद करने की जहाँ बात हो रही हो, तो ये एकदम फंडा यहाँ पर गलत है। बालक ऐसे नहीं सीख पाता है। यहाँ पर रटने और रटाने वाले चीज़ों की बात नहीं हो रही है। जब भी ऐसा आए आपके क्वेश्चन में, आँख बंद करके समझ जाइएगा कि ये ऑप्शन नहीं ही होगा किसी भी कीमत पर। कि बालक को आप रटा कर नहीं सिखा सकते हैं जब तक उसको अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है। तो पहला हम लोगों का ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं क्या होता है। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आप ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब क्या है? देखिए, अगर बच्चा कोई गलती कर दे रहा है तो क्या अध्यापक उसे पीटेगा? क्या उसे मारेगा? यदि बालक जो है मान लीजिए अपने शर्ट पर या किसी बच्चे के शर्ट पर स्याही फेंक दे रहा है, तो क्या आप उसे दंडित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ ऐसी बातें हो रही हो दंडित करने के लिए, तो सिंपल सा समझ जाइए कि ये ऑप्शन नहीं सही होगा। बालक को आप दंडित नहीं कर सकते हैं, उसे समझाया जा सकता है क्या सही है क्या गलत है, उसके एज के हिसाब से किस अवस्था में वो है
वो बालक अच्छे से समझ जाएगा। तो दंड तो एकदम बिल्कुल नहीं देना है, ना ही बच्चे को मारना है, ना ही पीटना है, ना ही क्लास से बाहर उसे बैठा कर बाहर कर देना है उसे दंडित के लिए कि नहीं तुम जाओ। अगर कोई बच्चा गलती कर दे रहा है तो उसे हम बाहर बैठा दे रहे हैं क्लास से, या फिर 2 छड़ी मार दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम गलत है। यहाँ जब भी दंड देने का समर्थन किया जा रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो समझ जाइए कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा आइए देखते हैं कि तीसरा क्या चीज़ है। जहाँ अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, तो आपको ये नहीं करना है। मतलब ये कि मान लीजिए कि एक कक्षा में कई विभिन्नताएं वाले बालक हैं, समावेशी बालक, समझिए कि समावेशी कक्षा है, उसमें एक बाधित बालक भी है, एक नहीं 3-4 बाधित बालक हैं, 3-4 जो हैं श्रवण बाधित बालक हैं, और 3-4 जो हैं नॉर्मल बालक हैं। तो जब भी अधिगम के लिए उसमें बात करेगा कि क्या आप जो है इनको अपनी कक्षा में कैसे बैठाएंगे या फिर कैसे इन्हें शिक्षा देंगे, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि जब भी क्वेश्चन में बात करें, ऑप्शन में देता है कि दृष्टिबाधित बालक को अलग बैठाएंगे और जो साधारण बालक हैं उन्हें अलग कक्षा में बैठाएंगे। तो जब भी ऐसी बात हो रही हो क्वेश्चन में, तो समझ जाइए कि ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर विविधता दिखाई जा रही है। 2 लोगों के बीच में शरीर के आधार पर या किसी अन्य लिंग के आधार पर अलग अलग उनको किया जा रहा है। ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि हर तरीके को बालकों को एक जगह लाकर उनके हिसाब से शिक्षा दी जाए, ताकि वो नॉर्मल बच्चे और जो मान लीजिए किसी तरीके से दिव्यांग बच्चे हैं उनमें एक तरीके से अन्वेषण किया जा सके, ताकि वो दोनों बालक अपने में भी अन्वेषण कर समझ सकें। तो जब भी अलग करने की बात हो रही है तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। चौथा मेरा पॉइंट जो है, जहाँ लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव, या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा है, या लड़कियों को लड़कों से आपको उच्चतम बताया जा रहा है, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की हो या लड़का हो, दोनों शिक्षक की नज़र में एक समान होते हैं। मतलब इसका समझिए कि अभी आप देखेंगे अक्सर ऑप्शंस में रहते हैं कि लिंग विभेदिता की जब बात हो रही हो, जहाँ पर एक लिंग को दूसरे लिंग से श्रेष्ठ बताया जा रहा हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गलत होगा। देखिए अब पहले क्या होता था कि लड़कियों ऑप्शन में देता था कि लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा में ज़्यादा सीखते हैं, या फिर उनको ज़्यादा चांस दिया जाना चाहिए। तो ये लोग तो ऐसे तो हो सकता था लोग कर लेते थे, लेकिन अब क्या दे रहा है, ठीक उसका रिवर्स कर दे रहा है कि लड़कियों को जो है बच्चों से ज़्यादा मतलब दिखाया जाता है। तो यहाँ बात समझ जाइए कि लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में भी जब अंतर दिखाया जा रहा हो, एक दूसरे का कंपेयर करके एक को उच्च और एक को नीचा दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होंगे। यहाँ सीधा समझिए कि सभी हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, दोनों लोग क्या हैं, समान है, कोई किसी से कम नहीं है। बस सिंपल सा ये फंडा समझिए, कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। एज ए अध्यापक देखिए, जब आप कक्षा में हो, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप सोचेंगे अगर एक साल का आपका कोर्स चल रहा है, तो क्या होता है, कई सारे अध्यापक जो होते हैं कि जल्दी सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले कोर्स इन लोगों का कंप्लीट करा जाए, कंप्लीट कराकर खाली हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सिलेबस को पूरा करवाने की बात किया जा रहा हो या फिर रटंत विद्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा हो, तो समझिए वहाँ पर यह कतई हो ही नहीं सकता है। अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को कम पढ़ाए, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ाए कि हर बच्चे तक वो चीज़ चला जाए, वो चीज़ समझ जाए। नेक्स्ट है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प
के साथ नहीं जाना चाहिए। मतलब ये कि अध्यापक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बच्चों को पीटना चाहिए या फिर बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो जब भी ऐसे बात हो रही हो अनुशासन से, तो ये समझ जाइए नकारात्मक चीज़ें हैं, और नकारात्मक चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए जी, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। देखिए व्याख्यान विधि क्या होती है, पहले आप समझेंगे। व्याख्यान विधि ये होती है कि बच्चे कक्षा में बैठे रहते हैं और वो अब अंतःक्रिया नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। शिक्षक जो है भाषण देता है, व्याख्यान के माध्यम से समझाता है और ये चला जाता है अध्यापक। तो ये ऐसी विधि प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, ये विधि बिल्कुल भी सही नहीं है। व्याख्यान विधि जो होती है ये उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे कम मान लीजिए आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सब तो आपके सिलेबस में नहीं है। ये सब वहाँ के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ कम समय में मिलता है और ज़्यादा सिलेबस भी रहता है, तो वहाँ व्याख्यान विधि रहेगी। लेकिन जब भी बात आपकी प्राथमिक उच्च प्राथमिक लेवल में होगी व्याख्यान विधि की, और शिक्षक सिर्फ व्याख्याता रहेगा और बालक जो है श्रोता बनकर सुनेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ अगर अन्वेषण विधि की बात हो रही हो या करके सीखना विधि की बात हो रही है, अंतःक्रिया विधि जो होती है, जो छात्र अपने में या फिर छात्र अध्यापक करके जो सीखते हैं, सिखवाते हैं, वहाँ का जो बात हो रही, तो वहाँ समझिए ये सही होता है। लेकिन यहाँ प्राथमिक लेवल में, चाहे उच्च हो चाहे निम्न प्राथमिक लेवल हो, वहाँ पे ये सही नहीं रहता है। नेक्स्ट है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंदु है। मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि दंडित करना भी एक निगेटिव पॉइंट है, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें यही है कि आपको दंडित नहीं करना है या फिर बालक को दोषी नहीं ठहराना है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये कि नकारात्मक विकल्प है। मतलब ये कि जैसे अभी जो कक्षाएं चल रही हैं, अगर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है परीक्षा के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से, तो अगर शिक्षक जो है उनका किसी को पास कर दे रहा है, किसी को फेल कर दे रहा है, या किसी को ए ग्रेड दे रहा है, किसी को बी ग्रेड दे रहा है प्राथमिक कक्षाओं में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पे सबको समान दिखाया जाता है। वहाँ पर आपको बच्चे को फेल नहीं करना है, नहीं वहाँ पे किसी को मतलब पास तो कह सकते हैं, पास तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर फेल आपको नहीं करना है किसी भी बच्चे को। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ है। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है ये। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको बताया है ना कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, या फिर उसी कक्षाओं में आप रोक नहीं सकते हैं बालक को। यहाँ पे बालक गलत हो ही नहीं सकता है। आपका पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, या फिर जिस शिक्षा पद्धति से शिक्षा बच्चे को दी जा रही है वो गलत हो सकती है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने ये सब नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं अक्सर पेपर में मिलती हैं। अक्सर की बात छोड़िए, हमेशा मिलती हैं। डेली हर पेपर में जब भी ऑनलाइन मोड का पेपर होगा, हर पेपर में इस चीज़ रहेंगी। और नेक्स्ट है सकारात्मकता। मतलब सकारात्मकता की जहाँ बात हो रही हो, वहाँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं अक्सर, वो आप देखेंगे। जहाँ विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों। मतलब देखिए कि जब भी अध्यापक या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, और करके सीखना समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया ना कि करके सीखना विधि जो होती है, इसमें बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो अधिक से अधिक अपने प्रयोगों के द्वारा सीखता रहता है।
सीखता रहता है। तो जहाँ भी विद्यार्थी को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हों सीखने के लिए, तो वो सकारात्मक पक्ष है। जहाँ भी आपको कहीं दिखे ये, उसके साथ आपको चले जाना है। जहाँ बहुभाषिता पर बल दिया जा रहा हो, देखिए इससे क्वेश्चन तो लगभग हर साल ही पूछा है। जैसे होता है ना कि एक कक्षा में बहुभाषी बालक हैं, एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक शिक्षक जो है भाषा के कक्षा में पढ़ाता है, तो वहाँ पर बहुभाषी बालक हैं, तो शिक्षक को उन बहुभाषी बालकों में क्या करना, अधिगम के लिए या सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे देगा, भाषा के आधार पर अलग कर देना चाहिए, या फिर सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए। ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए कि आप जब भी आपकी कक्षाएं बहुभाषी हों, तो आप ऐसा नहीं, शिक्षक एक कभी ऐसा नहीं करेगा कि जो हिंदी जानता है उसके लिए अलग क्लास चलवाए, जो संस्कृत जानता है उसके लिए अलग, जो इंग्लिश जानता है उसके लिए अलग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। सभी जितने भी भाषा वाले हैं सभी को एक क्लास में बैठाया जाएगा और उनके बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में शिक्षक जो है प्रयोग करेगा। और ये इनकी जो संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो ये भाषाएं जो हैं ये अन्य विद्यार्थियों पे प्रभाव डालेंगी, लेकिन सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। जैसे होता है ना कि त्रिभाषा का सूत्र जो दिया गया है, मातृभाषा होती है, फिर इंग्लिश होती है, फिर कोई और लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इस पर आधारित है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए हम बताए हैं ना, इसका पहले वाले में बताएं कि जितना बच्चा करके सीखेगा उतने अच्छे विधि से वह सीख सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने विधि को आप प्रोत्साहित कक्षा में करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। मतलब ये उसी पर आधारित है। अगर प्राथमिक कक्षा के बच्चे को एक नियम कानून के तहत अगर आप उसको बांध देंगे सीखने के लिए कि नहीं तुमको ऐसे ही सीखना है, इसी से ही सीखना है, तो वो बच्चा सीखेगा लेकिन उतना नहीं सीख पाएगा जितने वो स्वतंत्रता से सीख जाएगा। तो जितना बच्चे को, एक छोटे बच्चे को स्वतंत्रता देंगे वो उतने ही अच्छी तरीके से सीख सकता है किसी भी चीज़ें को। अगर आप उसको बाध्य करेंगे तो उसको सीखने में कठिनाई होगी। और देखिए, जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना आपके, ये जो भाषा वाला जो है बहुभाषी, ये भी एक समावेशन ही है। तो बच्चे को कभी अलग नहीं किया जाता है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे दिव्यांग विशिष्ट बालक जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी भाषा में, या फिर बहुभाषी हो, इनको सबको समावेशन की बात करें। अगर सभी को साथ शिक्षा दी जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको आप समझ लीजिएगा। ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, हर पेपर में से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, जहाँ कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। जैसे आप समझ सकते हैं, इससे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा। ऑप्शन दे देगा, स्कूल से, माता पिता से, समाज से, अपने आसपास पड़ोस से। तो ऐसे करके ऑप्शन दे रहा है। तो समाज से या आसपास पड़ोस से, जब भी यहाँ सामाजिकता की बात हो रही है, जब भी सामाजिकता या फिर पास पड़ोस की बात हो रही है, तो जहाँ बच्चा अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है और उसके जो चीज़ें हैं वास्तविक जीवन से जोड़ कर बताई जा रही हों, तो वहाँ पे बच्चा का जो है सीखने का एटमॉस्फेयर जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो यहाँ जो बच्चा है बहुत अच्छे से सीख जाता है किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जहाँ विद्यार्थी में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यहाँ पर कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि बच्चा जो है सृजनात्मक हो, चिंतनशील हो, जो अपने से सीख सकता है, कर सकता है, उसकी बात की जा रही है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखी जाती हो। वहाँ बच्चा जो सीखता है बहुत तेज़ गति से, उसकी दोगुनी तिगुनी रफ्तार हो जाती है सीखने की, जहाँ जिज्ञासा और सृजनात्मकता की बात होती है। तो ये रहे दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट। इसको आप अच्छे से वीडियो को 1-2 बार तो देख ही लीजिएगा। अगर हो सके तो जो नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष का जो मैंने बताया है पॉइंट वाइज करके, उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। पूरा पेपर जो है देखिए इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है सीटेट में। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि
अभी जो है सीटेट का एग्ज़ाम अब तक तो ऑफलाइन होता था, अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ फ़ायदा ये रहेगा कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर क्वेश्चन जो हैं बहुत बड़े बड़े नहीं दिए जाते हैं, छोटे छोटे। अभी ऑफलाइन में क्या होता था कि इतने बड़े बड़े पैरा दे देते थे। पैरा तो रहेगा, इसमें भी सेम वही सिलेबस नहीं चेंज है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा छोटा छोटा कर देता है। इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर बड़ी स्क्रीन रहती है, आपको बार बार माउस यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ देखो, क्वेश्चन देखो, फिर 4 ऑप्शन देखो। तो वहाँ पे दिक्कत होती है वो माउस को ऊपर नीचे करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही किया जाएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाए और तर्कशील चिंतनशील क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लीजिए। और कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको आप जान लीजिए। देखिए, सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ में आपकी सकारात्मक एवं कॉमन सेंस। देखिए, कॉमन सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉमन सेंस लेवल जो है हाई होता जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि इसमें 15 नंबर साइकोलॉजी फिक्स रहती है हर एक सब्जेक्ट में। 15 नंबर, 15 मतलब 15 इंटू 5 करेंगे, 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 75 होता है। मतलब 75 मार्क जो है आपको यहाँ पर साइकोलॉजी ही रहने वाली है। तो जितना साइकोलॉजी मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉमन सेंस लेवल जो है बढ़ता जाएगा। और अभी एक समय ऐसा आएगा कि 2-3 दिन भी प्रैक्टिस आप कर ले रहे हैं, 2-3 पेपर ही प्रीवियस ईयर देख लें तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, इतना तो है। ऊपर लिखी बातों का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहेगा। साथ ही हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये तथ्य आपके लिए आएंगे, इसलिए सही से इसे नोट कर लें। आपको अगर ज़रूरत होगी तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये चीज़ रहा। और देखिए, हाँ, बुक सोर्स जो है सीटेट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें बुक तो आपको कोई अलग से ख़रीदना नहीं है, आप सिंपल से जाइए। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो अभी पिछली बार मतलब 2011 से या फिर 2015 से भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2015 से अब तक के 2019 तक का हुआ है तो वहाँ पर आप उसको कम से कम 1 बार कर लीजिए। और उसको कर लेने के बाद हो सके तो कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। देखिए, यूथ का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है यूथ का। फिर एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड का भी निकालता है, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं प्रैक्टिस सेट जो आपको मार्केट में अच्छे लगे, जाकर आप बुक शॉप पे ले सकते हैं। लेकिन इसमें बात याद रहे कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा, हमको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा हाई होता जाएगा और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अगर जो ज़रूरत हो जिसको शेयर करें। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दें, चैनल अभी नया अगर आप लोग सपोर्ट कर दें तो मेरी टीम आपको हमेशा सपोर्ट करेगी और अच्छे चीज़ें इस वीडियो में लाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।